हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम इस सेशन में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। जल्दी से आप लोग सेशन से जुड़ जाइए। यह जो चैप्टर है यह है हमारी आरोह भाग 2 पुस्तक के चैप्टर संख्या 7 में है, तो जल्दी से आ जाइए। इससे पहले हमने चैप्टर संख्या 6 हमने पढ़ लिया था, उषा कविता के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा। अब आप लोगों से पूछ लिया जाए निराला जी का जन्म कब, कहाँ हुआ, मृत्यु कब होती है। ध्यान रखना, 1899 ईस्वी में इनका जन्म होता है। कहाँ? महिसादल, बिहार में। लेकिन इनका मूल निवास जो जहाँ इनका पैतृक गांव था वो होता है गडाकोला में। और मृत्यु होती है प्यारे बच्चों 1961 ईस्वी में। ठीक है, तो बहुत अच्छे कवि थे। इन्हें निराला की एक उपाधि ही मिली थी, ध्यान रखना। इनका जन्म होता है 1899 महिसादल में, बंगाल के मेदिनीपुर जिले में स्थित है। क्या? महिसादल। लेकिन इनका पैतृक जो गांव थे वो गडाकोला, जिला उन्नाव, यूपी के निवासी थे। पारिवारिक गांव गडाकोला, उन्नाव, यूपी था। ध्यान रखना, इनका जन्म हुआ था वो इनके मामा के हुआ था, और शिक्षा भी वहीं तक ही उन्होंने ली थी। उसके बाद अपने घर आए थे ये बाद में। मृत्यु की बात करें तो इलाहाबाद में 1961 ईस्वी में, यानी कि ये 62-63 साल के ही जिए थे। औपचारिक शिक्षा 9वीं तक। औपचारिक क्या होता है प्यारे बच्चों? औपचारिक होता है स्कूली शिक्षा। क्या होता है? विद्यालय शिक्षा, स्कूली शिक्षा जिसे कहते हैं। जैसे आप लोग पढ़ रहे हो 9th में 10th में किसी स्कूल से पढ़ रहे हो, तो केवल इन्होंने स्कूली शिक्षा 9वीं तक ही प्राप्त की। लेकिन फिर देखो स्वाध्याय के द्वारा, स्वाध्याय क्या होता है? स्वयं अध्ययन, स्वयं अध्ययन करके। देखो, स्वयं यानी खुद या स्वयं, और अध्याय यानी स्वयं अध्ययन करके इन्होंने देखो संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी का भी ज्ञान अर्जित किया। यहाँ तक आज तक अंग्रेजी नहीं सीखी, बोलना ही नहीं आता, बस हिंदी हिंदी आता है। हिंदी तो अब तुम कितनी भी किसी भी क्लास की पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, कुछ भी पूछो, लगभग तुम्हारे सर बता देंगे। कंप्लीट नहीं कह रहा हूँ, बाई चांस कुछ नहीं बता पाऊँ तो नेक्स्ट डे बता देंगे, लेकिन हिंदी कंप्लीट लगभग शुक्रगुजार है। लेकिन अंग्रेजी वही बात है, कहते हैं ना कि ये नहीं आ रहा। देखो Y323 ये किस लिए है? स्पोकन इंग्लिश, पावरफुल स्पोकन इंग्लिश। कैसे अंग्रेजी बोलना है, कैसे सीखना है, किस प्रकार से है, ये सब हमें सीखना है। तो कहाँ? बोलने का तरीका। आपने सुना है अमेरिका राष्ट्रपति बराक ओबामा कैसे करते हैं, नरेंद्र मोदी अपने प्रधानमंत्री का स्वागत कैसे करते हैं? वेलकम टू इंडिया प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी। बोलते एक तरीका होता है भाई, तो तरीका अपनाना है, सीखना है बहुत अच्छे से, जोरों शोरों से। हिंदी में पढ़ाई रहा हूँ ना 100 में 100 नंबर दिलाने के लिए। अब आपको ये कोड यूज भी करना है, आपको निश्चय बैच में ज्वाइन होना है आप लोगों को, और पेड बैच में, और इंग्लिश स्पोकन बैच भी ज्वाइन करना है। क्योंकि अभी सीखेंगे ना प्यारे बच्चों, अभी 10th में है, सॉरी 12th में, तो अभी सीखेंगे ना तो धीरे धीरे हम लोग सीख जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कविता संग्रह अनामिका 23वें प्रकार। ये जो है ना बेटा, ये सन है, ये आपको याद मत करना ज़्यादा दिक्कत आए तो, क्योंकि आप आज तक आपसे ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, ध्यान रखना है। लेकिन फिर पूछ लेना तो फिर कोई दिक्कत नहीं, याद रख लेना। अनामिका, परिमल, ये प्रकाशन समय, ये कब प्रकाशन होता है? रोज स्मृति है, राम की शक्ति पूजा है, गीतिका है, तुलसीदास है, अनिमा है, नए पत्ते है, बेला है, कुकुरमुता है। ऐसे गद्य काव्य लिखा, चतुरी चमार, प्रभावती, बिलेसुर, बकी रहा, बकरी रहा, चोटी की पकड़, काले कारनामे। याद हो तो ठीक है, वरना ज़्यादा समय खराब मत करना इस पे। ठीक है, यहाँ से कोई क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया। अब ये याद करना है, निराला रचनावली, यानी इन्होंने जो भी कुछ लिखा है प्यारे बच्चों, वो निराला रचनावली के नाम से कितने खंडों में प्रकाशित है? 8 खंडों में। समन्वय मतवाला पत्रिका का इन्होंने संपादन भी किया है। निराला जी की सर्वप्रथम कविता जूही की कली। इन्होंने सबसे पहले जो कविता लिखी ना, आपसे पूछ ले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने पहली कविता कौन सी लिखी, तो जूही की कली लिखी, जिसका प्रकाशन वो 1916 ईस्वी में करवाते हैं। उपन्यास, कहानी, आलोचना, निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय। अविस्मरणीय क्या होता है? जिसे हम कभी भुला नहीं सकते, जिसे हम कभी भुला नहीं सकते, उसे अविस्मरणीय कहा जाता है। याद रखने योग्य, इन्हें भी जाने। देखो, इन्हें भी जाने, यानी निराला जी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बात है जिनको किसी को नहीं पता होता। अरे भाई, एग्जाम में नहीं आएगा, कम से कम कवि के बारे में थोड़ा जानकारी तो प्राप्त हो रही है ना। अब तुम कहोगे सर मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है? तो मुस्कुराना सीखो यार, मुस्कुराते हुए पढ़ो ना, मनोरंजन के साथ पढ़ो ना यार प्यारे बच्चों। दिमाग पे जोर क्यों डालना है? जब मैं कह रहा हूँ बस मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ो, काफी है। देखो,
निराला विस्तृत सरोकारों कवि हैं। हिंदी साहित्य जगत में निराला के लिए महाप्राण शब्द का प्रयोग किया गया। निराला उपाधि मिली और महाप्राण भी। ये किसने नाम दिया? गंगा प्रसाद पांडे ने महाप्राण निराला आलोचनात्मक पुस्तक लिख करके यह नाम दिया है। किसने दिया? महाप्राण के नाम से किस कवि को जाना जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यह नाम किसने दिया? गंगा प्रसाद पांडे जी ने दिया। महाप्राण निराला आलोचनात्मक पुस्तक। आलोचनात्मक क्या होते हैं? ऐसा जैसे मान लो मैंने ये मार्कर तैयार किया है, मैंने खुद ने बनाया, तो इसके बारे में किसी कोई गुण लिखे, कोई दोष लिखे, दोनों चीजें बताने वाला इंसान आलोचक कहलाता है। ये हिंदी कविता में छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले माने जाते हैं, अर्थात इन्हें मुक्तक छंद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। यानी कि पहले इनसे पहले ऐसी कोई कविता नहीं आई थी जिसमें जिन्होंने कवियों ने छंदों का प्रयोग नहीं किया हो। यानी कि लोग कहते थे, कवि कहते थे, लेखक कहते थे बिना छंदों को कविता नहीं रची जा सकती, लेकिन इन्होंने बिना छंदों की कविता लिखी, जूही की कली पहली कविता। इसलिए इन्हें मुक्तक छंद का प्रवर्तक, यानी बिना छंदों की कविता लिखने वाले पहले कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और प्रवर्तक बिना छंदों कविता लिखने वाले कवि कौन थे? निराला। ये भी ध्यान। प्रवर्तक यानी कि शुरू करने वाले कवि। मुक्तक छंद को केचवा छंद या रब्बड़ छंद भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। मुक्तक छंद को केचवा या रब्बड़ छंद भी कहा जाता है। इन्हें छायावादक रुद्र महेश अर्थात शिव के नाम से जान। छायावाद के 4 प्रमुख कवि हैं, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा, जिसमें ये निराला जी महेश या रुद्र कहलाते हैं। ये विवेकानंद जी को अपना आध्यात्मिक गुरु, यानी कि निराला जी ने अपना आध्यात्मिक गुरु किसे माना? स्वामी विवेकानंद, जिनका जन्म दिवस आता है कब? 12 जनवरी। उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। देखो नोट, इनका रविवार को जन्म होने के कारण इनका नाम रखा गया था सूर्य कुमार, लेकिन उन्होंने 1917-18 में अपना नाम बदल कर क्या रख लिया? सूर्यकांत रख लिया। जैसे आप लोग नए नए नाम रख लेते हो ना, आजकल बहुत सारे बच्चे रखते हैं। साहित्य विशेषताओं, हिंदी साहित्य में क्या योगदान दिया? कविता को नया स्वर देने वाले निराला छायावाद के ऐसे कवि हैं जो एक और कबीर की परंपरा से जुड़ते हैं, दूसरी ओर समकालीन कवियों के प्रेरणा स्रोत में। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है? यानी कि कबीर इनके प्रिय कवि माने जाते हैं, यानी कि कवि के पदों से ये प्रेरित होकर के इन्होंने बहुत कुछ अच्छा लिखने की कोशिश की। और समकालीन कवि यानी इनके जब इनका जन्म हो, जब ये लिखने लगे ना, तो इसके साथ में जितने भी कवि थे उनके प्रेरणा स्रोत भी कवि माने जाते हैं। उनका यह विस्तृत काव्य संसार अपने भीतर संघर्ष, जीवन और क्रांति और निर्माण, ओज और माधुर्य, आशा निराशा के द्वंद्व को कुछ इस तरह समेटे हुए हैं कि वह किसी सीमा में बंद नहीं पाता। यानी इन्होंने सब कुछ लिखा है, रोना धोना, हंसी खुशी, सब कुछ इन्होंने लिखा है। ओज के, माधुर्य, प्रसाद गुण, सब कुछ में लिखा है। उनका यह निबंध उदात्त काव्य व्यक्तित्व कविता जीवन में फांक नहीं रखता। वे आपस में घुले मिले हैं। उल्लास, शोक, राग, विराग, उत्थान पतन, अंधकार, प्रकाश, सब कुछ इनकी कविता में दिखाया। देखो, उत्थान, अंधकार, प्रकाश, अंधेरा भी है, किस प्रकार जीवन में अंधेरा आता है, फिर अंधेरे को चीर कर किस प्रकाश हम लोग लाते हैं, दुख को चीर करके सुख आए, समस्या का समाधान करके खुश हो जाते हैं हम लोग। हंसी, शोक, दुख होता है। राग, प्रेम, विराग, प्रेम से जब कोई मान लो अपने जीवन में कोई आया छोड़ के चला गया है, वो विराग। उत्थान पतन, कभी तो इंसान पैसे अच्छे कमा लेता है, कभी नहीं कमा पाता, कभी खुशी आती है, कभी नहीं आती, उसे उत्थान, उतार चढ़ाव जिसे हम लोग कहते हैं। ये सब कुछ इनकी कविता में दिखाई देता है। जब ये मुक्त छंद की बातें करते हैं तो केवल छंद, रूढ़ियों और आदि के बंधन को ही नहीं तोड़ते, बल्कि काव्य विषय और युग की सीमाओं को भी अतिक्रमित कर देते हैं। विषयों और भावों की तरह भाषा की दृष्टि से भी निराले कविताएं कई रंग, यानी कि ऐसा नहीं है इन्होंने, यानी कि शिल्प की दृष्टि से, यानी कि अलंकारों की दृष्टि, गुणों की दृष्टि से लिखा है। इन्होंने भाषा की दृष्टि से बिल्कुल सरल लिखा है, यानी कि एक अनपढ़ व्यक्ति भी जब सुने तो उसे समझ जाए लगभग। एक तरफ तत्सम सामासिक पदावली, ध्वन्यात्मक बिंबों से युक्त राम की शक्ति पूजा, कठिन छंद सारंग अप्रतिमान तुलसीदास, तो दूसरी तरफ देसी टटके शब्दों का सौंदर्यपन लिए हुए कुकुरमुता, रानी और कहानी, महंगो महंगा रहा। यानी कि कहने का इन्होंने एक जैसी कविताएं नहीं लिखी, एक जैसी कहानियां, एक जैसे काव्य संग्रह नहीं लिखे हैं। देखो, तत्सम सामाजिक पदावली, यानी कि संस्कृत भाषा के शब्दों का प्रयोग कहाँ किया है इन्होंने? ध्वन्यात्मक क्या, जो आवाज करते हुए दिखाई दे, यानी कि कोई भी बादल आवाज करेंगे तो हमारे कानों में आवाज आएगी, नहीं आएगी, तो हमें ऐसा प्रतीत हो जाएगा कि हाँ बादल गरज रहे हैं। तो जहां तो क्या है, सामासिक पदावली, संस्कृत शब्दों का प्रयोग। ध्वन्यात्मक शब्द कहाँ मिलते हैं? राम की शक्ति पूजा में हमें दिखाई देता है। कठिन छंदों का प्रयोग कहाँ किया गया है?
जिसमें कोई एक पंडित ही लोग यानी अच्छे ज्ञानी लोग ही पढ़ सकते हैं, तुलसीदास में किया। देसी खटके यानी देसी बोलचालों का प्रयोग कहाँ किया है, कुकुरमुत्ता में किया है, रानी कहानी में किया है, महंगू महंगा रहा में किया है, इनमें किया है। यानी हर तरह की कविता काव्य संग्रह इन्होंने लिखा है। दिग जीवन जो पाता ही आया विरोध कहने वाले निराला, उत्कट आत्मशक्ति और अद्भुत जिजीविषा के कवि हैं, जो हार नहीं मानते, निराशा के क्षणों में भी शक्ति की मौलिक कल्पना कर शक्ति का साधन जुटाते हैं। कहने का दिग जीवन जो पाता ही आया विरोध, कहते हैं मुझे अपने जीवन में कभी सुख प्राप्त नहीं हुआ है, मैं हमेशा दुख ही झेलता हुआ आया हूँ। पहले पत्नी की मृत्यु, फिर पहले माता पिता की मृत्यु, फिर पत्नी की मृत्यु, फिर भाइयों की मृत्यु, फिर उसके बाद अंत में इनकी एक पुत्री थी जिन्होंने 1935 ईस्वी में सरोज स्मृति लिखी, जिसका नाम सरोज था। फिर ये काफी टूट चुके थे। इसलिए इस शक्ति साध्य कवि निराला को वर्षा ऋतु अधिक आकृष्ट करती है। नहीं, वर्षा जब बरसती है तो इसको काव्य लिखने के लिए आकृष्ट एवं प्रेरित करती है, क्योंकि बादल के भीतर सृजन और ध्वंस की ताकत का एक साथ समाहित, यानी कि बादल इनका प्रिय विषय था, जो निर्माण का कार्य भी करता है और विनाश का कार्य भी करता है। विनाश किन लोगों के लिए, शोषक वर्ग के लिए, जो गरीबों का शोषण करके अपनी खुशियां इकट्ठी करता है, और निर्माण करना नई जिजीविषा के लिए एक ग्रामीण एक शोषित वर्ग को है, जो किसान मजदूर वर्ग, जिसमें आदमी जिनका 2 वक्त की रोटी नहीं होती, उनके लिए निर्माण का लिए कार्य करता है बादल। और बादल ही निराला जी का प्रिय विषय। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, पूछ लिया जाए किस कवि का प्रिय विषय बादल है, तो क्या है, निराला। और बादल राग कविता के नाम से हमारे यहाँ कविता दी हुई है। बादल उन्हें प्रिय है क्योंकि स्वयं उनका व्यक्तित्व बादल के स्वभाव के करीब है। बादल किसान के लिए उल्लास, निर्माण का तो मजदूर के संदर्भ में क्रांति एवं बदलाव का अग्रदूत है। यानी बादल शांति का, उल्लास का, क्रांति का, यह इसका अग्रदूत माना गया है, क्योंकि 2 चीजें दिखाई देते हैं, एक और नवनिर्माण के रूप में और दूसरा ध्वंस क्रांति के रूप में दिखाया है। निर्माण शोषित वर्ग के लिए है और ध्वंस विनाशकारी क्रांति के लिए किसको है, जमींदार वर्ग, जो शोषक वर्ग है। अब देखो कविता का सारांश, यहाँ जो हमारी बादल राग कविता दी हुई है, इनका एक अनामिका काव्य संग्रह है जो बादल राग नाम से 6 खंडों में प्रकाशित किया गया है, लेकिन यहाँ हमारा 6ठा खंड दिया हुआ है। बहुत बड़ी कविता है बादल राग कविता, अनामिका के में 6 खंडों में प्रकाशित। आपसे पूछा जाए कि बादल राग कविता किस काव्य संग्रह में संग्रहित है, तो अनामिका में है, जो कितने खंडों में प्रकाशित है, 6 खंडों में। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ उसका 6ठा खंड लिया गया है, यानी अंतिम खंड है, जो यही हमारे पाठ्य पुस्तक लघु मानव आम आदमी को बताया गया कि दुख से त्रस्त कवि यहाँ बादल का आह्वान क्या होता है, पुकारना, क्रांति के रूप में कर रहा है, क्योंकि विप्लव रव से ही छोटे ही शोभा पाते। ऐसा कवि ने क्यों कहा, क्योंकि जो गरीब वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, वही शोभा पाते हैं। क्यों, क्योंकि जब बादल कड़कते हैं, गरजते हैं, तो सोचता है चलो मेरे पास खोने के लिए तो कुछ नहीं है, अब मैं दुगनी मेहनत करूंगा, मेरी फसल खेतों में वापस लहराएगी। किसान मजदूर की आकांक्षा बादल को नवनिर्माण के राग के रूप में पुकार रही है। नवनिर्माण के रूप, आकांक्षा, इच्छा, अभिलाषा, कामना, लालसा, तो यह सब हमें किस में दिखाई देती है, नवनिर्माण में। यानी कि जब बादल कड़केंगे तो क्रांति आएगी, और जब जब भारत देश में क्रांति आई है प्यारे बच्चों, तो तब देश में एक नई क्रांति का आह्वान हुआ है और नया कुछ परिवर्तन हुआ है। क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है, इस अर्थ में भी छोटे को देखा जा सकता है। अटालिका नहीं है रे में भी वंचितों की पक्षधारता की अनुगुण स्पष्ट दिखाई देती है। यानी क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व कर, बात तो सही है, जिन लोगों को समय पर 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, उनके लिए क्रांति हुई है। और तब जब हुई है, पहली क्रांति याद करो, 1857 क्रांति, जिससे हमारे देश को स्वतंत्रता, कि हम लोग स्वतंत्र हो सकते हैं, उसके बीज पड़ चुके थे। और प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जब नसीराबाद में पहली क्रांति हुई थी 28 जून को, यदि वो लोग वहां से जैसे क्रांति की, अंग्रेजों का दमन किया, तो वो दिल्ली न आकर के अजमेर चले जाते, तो हमारा देश पहले ही आजाद हो चुका होता। तो बाद की बात वो छोड़ दीजिएगा। बादलों के अंग अंग में बिजलियां सोई हैं, वज्रपात से उनके शरीर आहत भी हो तो भी हिम्मत नहीं हारते, बार बार गिरकर उठते हैं। यानी कहने का तात्पर्य, बादलों के अंग अंग में बिजलियां सोई हुई हैं, वज्रपात, यानी कि बादलों के अंग अंग, बादल जब जब कड़ार होते हैं तो वज्र यानी कठोर कठोर आवाजें आते हैं, जिससे कि लोगों को नवनिर्माण की आस जगती है। गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर, ये बादल दरअसल वीरों का एक
प्रमथ दल दिखाई देता है, यानी कि एक वीर जो होता है, जो एक वीर पुरुष होता है, वह कभी युद्ध में पीठ दिखाकर नहीं भगता है, वह सामना करता है। इसी प्रकार बादल को भी स्फुरता दिल के रूप में बताया गया है। क्योंकि ये विप्लव के बादल हैं, ये गर्जन तर्जन अमोघ है, यानी कि ये क्रांति वाले ही बादल हैं। गर्मी से तपी जुलसी धरती पर क्रांति के संदेश की तरह बादल आए, यानी कि कहते हैं ना कि यह पूरा विश्व है, यह पूरा जो संसार है, गर्मी कारण विकल हो रहा है, व्याकुल हो रहा है, उनका मन नहीं टिक रहा है। हे प्यारे बादल, तू इस धरती को अपने शीतल जल से शीतल कर दे। तू किस दिशा से आ रहा हमें नहीं पता है, लेकिन अपने जल से इस पृथ्वी को शीतल कर दे। हर तरफ सब कुछ रूखा सूखा मुरझाया सा है, इन सब को तू खिलखिलाहट भर दे, क्रांति का आहन भर दे। जिस प्रकार से एक लघु मानव होता है, छोटा मानव होता है, जिस प्रकार से एक बीज हम पृथ्वी में डालते हैं, वह बीज गल करके एक कोपल के रूप में पृथ्वी का सीना चीर करके बाहर आता है, वो भी कहता है कि मैं बाहर का नजारा देखना चाहता हूं। अकाल की चिंता से व्याकुल किसान हाड़ मात्र ही रह गया है, जीर्ण शीर त्रस्त नयन सूख। कहने का तात्पर्य क्या है? यानी शोषकों ने शोषित वर्ग का, किसानों का, मजदूर का सारा मांस छीन लिया है, चूस लिया है उसको, उसके बाद कुछ भी नहीं बचा है, केवल हार्ड मांस सर बचे हैं। बस उसका शरीर मांस तो कहीं दिखाई नहीं देता है, उसकी में हड्डी हड्डी दिखाई देता है। और जब बादल का रखते हैं तो वह खुश होता है कि अब मैं वापस से मेहनत करूंगा, दुगनी मेहनत करूंगा, मजदूरी करने के लिए, खेत में कार्य करने के लिए, फिर से मेरी खेत वापस से फसल उसमें लहराएगी, फिर से मैं मेहनत करूंगा। तो उन लोगों के लिए यहाँ नव निर्माण के रूप में दिखाया गया है। पूरी धरती का हृदय दग्ध है, दग्ध यानी जला हुआ है, पूरी धरती यानी कि गर्मी कारण, तपती हुई गर्मी कारण क्या है, जल रही है। ऐसे में बादल का प्रकट होना प्रकृति में और जगत में कैसे परिवर्तन घटित कर रहा है, कविता इन बिंबों के माध्यम से इसका अत्यंत सजल और व्यंजक संकेत करती है। धरती के भीतर सोए अंकुर नवजीवन की आशा में सिर ऊंचा करके बादल की उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। मैंने कहा ना, कोई भी बीज पृथ्वी में डालते वो गल करके एक कुपल के रूप में पृथ्वी के बाहर आना चाहता है ना, अंकुर के रूप में। तो वह भी जब बादल कड़केंगे भाई, बारिश होगी ना, तो बाहर आना चाहता है नवजीवन के रूप में। क्रांति जो हरियाली लाएगी, उसके सबसे उत्पुल धारक नए पौधे छोटे बच्चे ही होंगे, यानी कि नए पौधे छोटे बच्चे जो भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, या नए पौधे जो अंकुर के रूप में पृथ्वी का सीना चीर के बाहर आ रहे हैं, वही देश का भविष्य होंगे। तो प्यारे बच्चों, समीर सागर के विराट बिंब से निराला की कविता शुरू होती है। यह इकलौता बिंब इतना विराट और व्यंजक है कि निराला का एक पूरा काव्य व्यक्तित्व उसमें उमड़ता घुमड़ता दिखाई देता है। समीर सागर की विराट बिंब, यह कविता की स्टार्ट है। समीर सागर में पूरा ये जो संसार है ना, एक संसार सागर की तरह दिखाई देता है। इसको कवि किस प्रकार से पार लगाता है, लोग सांसारिक जीवन में फंसे हुए हैं, भौतिक विलासाओं को पूरा करने के लिए किस प्रकार से अपनी कर्म रूपी नाव बनाते हैं, किस प्रकार से व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करता है, सब इसमें दिखाने की कोशिश किया है कवि ने। इस तरह यह कविता लघु मानव की खुशहाली का राग बन गया, राग यानी प्रेम इसने बन गया। लघु मानव छोटा आदमी कोई भी हो सकता है, शोषित वर्ग का। इसलिए बादल राग एक और जीवन निर्माण के नए राग का सूचक है, यानी कि जीवन निर्माण, जिजीविषा जगाने वाला, नव निर्माण करने वाला। कवि कहता है ना कि हे बादल, तेरे शरीर में जितनी वज्रपात है, कठोर कठोर जो आवाज है, तू बहुत जोर जोर से कड़क कड़क के गरज, जिससे कि ये लोग है ना अपने मन में जो निराशा बैठी हुई, उनके मन में आशा जग जाए, ये इनमें जीने की आस जग जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात, और जो जमींदार वर्ग है, जो शोषक वर्ग है, वो क्रांति रूप में डर जाए। उनके पास खोने को बहुत कुछ पता है, लेकिन लघु मानव के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। कवि कहता है, दूसरी बात क्या कहता है, जिस प्रकार से मैं अपनी कलम से लोगों को नया जीवन देने की एक आशा जगा देता हूं, उसी प्रकार तू भी कड़क करके गर्जन कर करके इन लोगों में एक नई आशा, नया जीवन जगा दे। तो दूसरी ओर उस भैरव संगीत का है जो नव निर्माण का कारण बनता है। ठीक है, तो दोनों ओर दिखाई हमें देता है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय, साथ में कविता का सारांश पढ़ लिया। अब ये कोड आपको यूज करना ही है। कहाँ है? पावरफुल इंग्लिश सीखना है तो बोलना सीखना है, तो मैंने बता दिया उदाहरण देकर कैसे सीखना है कैसे नहीं है। अब प्यारे बच्चों, आपको PYQ चाहिए, आपको PDF चाहिए, तो आप लोगों को क्या करना होगा प्यारे बच्चों? अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करना होगा। आप कहाँ पढ़ाई कर रहे हो? अड्डा 24/7 क्लास 11th एंड 12th पे। आपको सेशन अच्छे लगते हैं ना प्यारे बच्चों, तो ईमानदारी से पढ़ाई करना और अब की बार 100 में से 100 नंबर लाना हिंदी। ठीक है? हाँ ठीक है, लाइक देख लेना, करो तो तुम्हारी मर्जी, नहीं तो ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, टाटा बाय बाय।